रामेश्वरी के कांपते हाथ राकेश के हाथों में लिपटे थे। राकेश मन में उफनती चीखों और आंखों में अटके आंसुओं के ज्वार को लिए एकटक बस आखिरी सांसें गिन रही अपनी दादी की ओर देखता रहता है। दादी, दादी। शिश, अब तू बस मेरी बात ध्यान से सुन। राकेश की आंखों से आंसू छलक आए। आज से गांव की बहुत ज्यादा दुर्दशा होने वाली है। मतलब दादी, क्या होने वाला है? रौद्र महामारी। मतलब? गांव पे संकट के बादल आने वाले हैं। पूरे गांव में घातक महामारी फैलने वाली है। पर कैसे? सारे ग्रहों का अब संयोग बदलने वाला है। जब शनि अपनी दृष्टि डालेगा और राहु सूर्य को निगल लेगा, तब वो प्रलय बीज फूटेगा और उस बीज के खतरनाक कण हर झील, हर नदी, खेत, हर फसल में फैल जाएंगे। मुझे दिखा था मुझे वो बीज फूट चुका है। ज्वार बहुत जल्द आने वाला है। सब जम जाएंगे। अगर क्या दादी? अगर क्या दादी? बोलो ना। रामेश्वरी तभी धीरे से राकेश को अपनी ओर खींचती है। सुन मेरी बात ध्यान से। मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो कभी मेरी परदादी ने मुझे बताई थी और उनकी दादी ने उन्हें। हमारे अलावा ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर ये बात किसी गलत कानों में पड़ी तो सर्वनाश फैल जाएगा चारों ओर। तो किसी को मत बताना। कौन सी बात दादी? कौन सी बात? सुन मेरी बात ध्यान से। ना तू कुछ खाना ना पीना, सीधा जा कालवन। कालवन? पर वहां का तो रास्ता बंद है ना। जंगली जानवर रहते हैं वहां पर। नहीं, वहीं तुझे वो मिलेगी। क्या मिलेगी? मेरे खानदान की खास खिचड़ी और हमारी पुश्तैनी रसोई, जिसके बारे में सिर्फ मेरे खानदान की औरतों को पता है। खास खिचड़ी? मतलब? रामेश्वरी तभी लंबी लंबी सांसें भरने लगी और चारपाई पर लेटी जोर से अपने पोते का हाथ पकड़ लेती है। याद रखना कि जब लोग जम जाएंगे तो उन्हें सिर्फ बर्फ ठीक कर पाएगी। जब वो बर्फ धीमी आंच पर पिघलेगी तो वो खास खिचड़ी बनेगी जो सबको बचा पाएगी। बस इतना कहकर रामेश्वरी की पकड़ ढीली होने लगी और उसका हाथ चारपाई पर जा गिरा। दादी, दादी, दादी उठो ना दादी, दादी, दादी। राकेश जोर जोर से रामेश्वरी को हिलाकर उठाने की कोशिश करने लगा। राकेश दादी की आंखों पर से हाथ फेरकर उनकी आंखें बंद कर देता है। एक चिता जो जल रही है, उसके पीछे राकेश खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। आखिर दादी ने मुझे ही क्यों कहा वहां जाने को? मैं क्या कर लूंगा, कमजोर, पतला दुबला सा। तभी राकेश के कंधे पर एक हाथ आता है। राकेश तभी अपने बगल में देखता है कि उसकी बुआ खड़ी है। सब ठीक हो जाएगा। राकेश बिना कुछ कहे अपना सर झुका लेता है। रामेश्वरी के अंतिम संस्कार की सारी विधियां पूरी हो जाती हैं, लेकिन पूरा वक्त राकेश की जबान से एक शब्द भी नहीं निकलता। ठीक हो? कमला एक गहरी सांस लेती है। माँ ने बता दिया तुझे खास खिचड़ी के बारे में? राकेश तभी चौंक कर कमला की ओर देखता है। आपको कैसे पता? क्यों नहीं पता होगी? हमारी पीढ़ियों की सभी औरतों को पता है। तो मतलब मम्मी को भी नहीं पता?
उन्हें क्यों पता होगी भला? सिर्फ हमारे कुल की औरतें हैं, उन्हें पता है। तो फिर मुझे क्यों बताई? खुद को देखा है, किसी का भी दुख देखकर रो पड़ता है। तेरा दिल तो एक औरत से भी ज्यादा कोमल है। ऐसे मर्द बहुत मुश्किल से मिलते हैं आजकल। अरे पर नहीं, क्यों? और किसको? तेरे पापा को बोलती। जिसे एक संतरा भी छीलना पड़ जाए तो उसमें भी वो तेरी माँ को बोल देता है छीलने के लिए। राकेश हल्का सा मुस्कुराता है। तो मतलब आपको भी पता है कि प्रलय बीज फूटने वाला है? ये सुनते ही कमला एकदम से चौंक कर खड़ी हो जाती है। क्या प्रलय बीज आ गया है? आपको ये नहीं पता था? नहीं, उन्होंने बस इतना बताया था कि तुझे बताएंगी। राकेश भी खड़ा हो जाता है। देखो, शांत हो जाओ आप। आपको क्या हो गया एकदम से? और जरूरी थोड़ी है कि फूटा ही होगा। दादी ने देखा थोड़ी था फूटते हुए। जब अपनी आखिरी सांसों में वो प्रलय बीज फूटता हमारे कुल की किसी भी औरत को अपने स्वप्न में दिखे तो समझो वो सच में फूट चुका है। चारों तरफ उसके कण फैल चुके हैं। अगर उससे बचना है तो उस घास खिचड़ी को बनाना पड़ेगा श्वेत रसोई में। है? किसकी रसोई? हमारा असली कुल नाम, तेरी दादी का और मेरा कुल नाम श्वेत। अच्छा, पर वहां पे जाके मुझे बनाना पड़ेगा क्या? और नहीं तो क्या, वहां भी क्या मम्मी बना देगी तेरी? पर खिचड़ी तो यहाँ भी बन सकती है ना? नहीं, वहां पे खास ऐसी चीज तुझे मिलेगी जिसकी 7 बूंदें सिर्फ उसमें डालनी है तुझे। कौन सी चीज? वो हमें भी नहीं पता, पर वो ही इस बीज के असर को काट पाएगी। अच्छा। हाँ, यही तो वो राज है जो सिर्फ हमारी पीढ़ियों की औरतों को पता है। और अब तुझे भी। बेटा, जल्दी से तुझे वहां जाना पड़ेगा। वक्त आ गया है। अब पूरे गांव की जान बस तेरे हाथों में है। राकेश अपने बेड पर लेटा ऊपर की तरफ देख रहा है। पर मैं ही क्यों? और गांव में तो सब शांति दिख रहा है। तभी राकेश के कानों में जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें पड़ती हैं। राकेश एक झटके में उठकर बाहर की ओर जाने लगता है। अरे भागो भैया! अरे भागो! अरे भैया, क्या हो गया? पूरा गांव मानो आंसुओं में डूब जाता है। राकेश का दिमाग अपने आसपास गूंज रही चीखों से इतना सुन्न पड़ जाता है कि उसकी सारी सोचने समझने की क्षमता खत्म होती जाती है। तभी राकेश को दिखता है कि एक औरत दौड़ती हुई कहीं जा रही है। तभी राकेश उसके पास दौड़ता हुआ जाता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। काकी, क्या हुआ है? हट सामने से, जाने दे मुझे। अरे पर हुआ क्या है? मेरे छोरे को कुछ हो गया है, हट जा। अरे पर हुआ क्या, ये तो बताओ काकी, शायद मैं कुछ मदद कर दूं। अरे मेरा छोरा रोटी खा रहा था आराम से, पता नहीं खाते खाते क्या हुआ, एकदम से नीचे गिर पड़ा, मुंह टेढ़ा हो गया, शरीर को जरा भी ना हिला पा रहा, पता नहीं लकवा कैसे आ गया। काकी तभी उसे धकेल कर अपने सामने से हटा देती है और दौड़ती हुई वहां से चली जाती है। ये सुनते ही राकेश एकदम दंग रह जाता है। राकेश के दिमाग में बस अपनी दादी के कहे वो आखिरी लफ्ज गूंज रहे थे। सारे ग्रहों का अब संयोग बदलने वाला है। जब शनि अपनी दृष्टि डालेगा और राहु सूर्य को निगल लेगा, तब वो प्रलय बीज फूटेगा और उस बीज के खतरनाक कण हर झील, हर नदी, खेत, हर फसल में फैल जाएंगे।
मुझे मुझे दिखा था मुझे। वो बीज फूट चुका है। ज्वार बहुत जल्द आने वाला है। सब जम जाएंगे। अगर राकेश की आंखों में एकदम से मौत का खौफ उतर गया। राकेश तभी के तभी मुड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। राकेश जैसे ही जंगल में जाता है, उसे दिखता है कि नीचे मिट्टी में कई सारे पशु पक्षी गिरे हुए हैं। राकेश दौड़कर पास जाता है तो उसे दिखता है कि सभी जानवर आंख खोले एकदम स्थिर पड़े हैं। हे भगवान, जानवरों को भी लगवाया है। दादी का मतलब ये था जमने से। राकेश दौड़ता हुआ जंगल के निषिद्ध भाग में चला गया, जहां एक लंबा चौड़ा जाली का दरवाजा लगा था। राकेश वो जाली का दरवाजा लांघकर वहां से निकल जाता है। पर वो खिचड़ी कहाँ मिलेगी? कहाँ पर? कुछ समझ नहीं आ रहा है। राकेश दौड़ता हुआ आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक नदी आ जाती है, जिसका पानी खूब तेजी से बह रहा था। हे भगवान, अब इसे कैसे पार करूं? इसका बहाव तो इतना तेज है कि हाथी को भी एक पल में बहा ले जाएगा। क्या करूं? राकेश नदी के किनारे रुकता है। पानी तेज बह रहा है और सफेद झाग बन रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। सामने उसे नजर आते हैं कुछ विशाल पत्ते, जो पानी की तेज धारा में भी स्थिर खड़े हैं, जैसे जंगल ने खुद रास्ता बना दिया हो। ये कैसे हो सकता है? पर शायद यही मेरा रास्ता हो। नीचे उसकी नजर पड़ती है एक मजबूत पत्थर पर, जो नदी के किनारे थोड़ा ऊपर उभरा हुआ है। धीरे धीरे वो उस पर कदम रखता है। पत्थर गीला होने की वजह से उसका पैर थोड़ा फिसलता है, लेकिन वो संतुलन बना लेता है। ओम शांति शांति। दादी ने सिखाया था कि जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर वो पत्थर से पहले विशाल पत्ते पर छलांग मारता है। पत्ता हल्का हिलता है, उसका वजन झलकता है। राकेश अपने हाथ फैलाकर संतुलन बनाने की कोशिश करता है। नदी की तेज धारा पत्ते के किनारों से टकरा रही है। अरे संभल भाई, संभल। धीरे धीरे वो पत्तों पर कदम रखता है। कभी कभी पत्ता झुक जाता है, तब वो पत्ते का किनारा पकड़कर संतुलन बनाता है। एक तेज हवा का झोंका पत्ते को हिला देता है। राकेश अगले पत्ते पर कूदता है, जोर से उतरता है। उसका शरीर कांप रहा है, दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं। आखिरकार कई कदमों और छलांगों के बाद राकेश सुरक्षित दूसरे किनारे पर उतरता है। हाय राम, बाल बचे। जय हो प्रभु, बाल बचे। राकेश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है कि तभी बड़ी बड़ी और मोटी बेलें उसके सामने खड़ी हो जाती हैं और एक दीवार सी बनाकर राकेश का रास्ता रोक देती हैं। अब ये क्या हुआ? रास्ता तो इन बेलों ने बंद कर दिया है, वो भी पूरा का पूरा। तभी अचानक राकेश की नजरों के सामने का मंजर धुंधला पड़ने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? राकेश अपनी आंखें मसलकर इधर उधर देखने लगता है। धुंध कहां से आ गई? हे भगवान, अगर थोड़ी भी देर हो गई तो पता नहीं तब तक सबको क्या हो जाए। रास्ता दिखाओ प्रभु। ये क्या है और ये कहां जा रहा है? राकेश उस बर्फ के टुकड़े का पीछा करने लगता है और थोड़ी ही दूर पहुंचकर देखता है कि बेलों के बीच में एक पतली सी जगह बनी हुई है। इसमें से तो मेरे जैसा पतला दुबला आदमी आराम से निकल सकता है। राकेश उस पतली सी जगह में आराम से निकल जाता है।
मैं तो यूं ही अपने दुबलेपन को कोसता था। हाँ। राकेश को एक बार फिर से वो बर्फ का टुकड़ा उड़ता दिखता है। राकेश तुरंत उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसके कदम तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी किसी चीज से टकराकर वो धड़ाम से नीचे गिरता है। अबे यार राकेश, क्या कर रहा है भाई? अबे आराम से काम ले, धैर्य से, शांति से, धैर्य रख, सांस ले, प्राणायाम कर। हाँ 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 हाँ, आराम से आराम से आराम से सोच। हाँ। राकेश धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है और थोड़ी ही देर बाद उसे भारी धुंध में चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। राकेश जैसे उस रोशनी का पीछा करता जाता है, धुंध वैसे वैसे छंटती जाती है। धीरे धीरे धुंध छंटती है, राकेश आगे बढ़ता है और अचानक उसे सामने एक पुराना गांव दिखता है। चारों ओर टूटी झोपड़ियां, सूखे कुएं की परछाई और चुप्पी का भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक है, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। अरे ये कौन सी जगह है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। वो इधर उधर नजर दौड़ाता है। अचानक उसे एक टूटी झोपड़ी पर लिखा दिखता है, शीतल गांव। शीतल? यही तो दादी का कुल नाम है। वो गांव के भीतर और आगे बढ़ता है, तभी उसे दिखता है कि सामने एक बहुत ही विशाल काय पेड़ है, जिस पर पत्तों की जगह बर्फ के टुकड़े लटके हैं, जिसके अंदर पत्ते हैं। राकेश थोड़ी दूर चलकर देखता है कि वहीं पास जमीन पर एक हिरन गिरा हुआ है, जिसके शरीर पर चोट लगी है और वो दर्द से करहा रहा है। हे भगवान, इसका तो खून बह रहा है। ओहो। राकेश दौड़ते हुए उस हिरन की तरफ जाता है, लेकिन तभी उसे दिखता है एक हवा में उड़ता हुआ बर्फ का टुकड़ा आकर उसके घाव पर गिर जाता है और पिघलने लगता है। जैसे ही उसमें जमे पत्ते का स्पर्श उस हिरन के शरीर से होता है, उसके घाव अपने आप भर जाते हैं। धीरे धीरे वो हिरन वापस अपने पैर पर खड़ा होने लगता है और दौड़ता हुआ वहां से चला जाता है। दादी ने कहा था, जब लोग जम जाएंगे तो उन्हें सिर्फ बर्फ ठीक कर पाएगी। जब वो बर्फ धीमी आंच पर पिघलेगी, तब वो खास खिचड़ी बनेगी जो सबको बचा पाएगी। यानी कि ऐसे 7 पत्ते मुझे डालने होंगे खिचड़ी के अंदर। राकेश उस बर्फ के वृक्ष के सामने जा खड़ा होता है। इतने विशाल पेड़ पे चढ़ूं कैसे? और आसपास कुछ चढ़ने का भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये गांव क्या है और ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं आज उस खिचड़ी के बिना वापस गया तो कई जिंदगियां दांव पे लग जाएंगी। और खोने का दुख मैं जानता हूं। परसों ही मैंने अपनी दादी को खोया है। मैं नहीं चाहता कि यह दुख अब किसी और को मिले। हे भगवान, कृपा करो। यही है पुश्तैनी रसोई। राकेश तुरंत सारी सामग्री इकट्ठा कर चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा देता है और आखिरी में वो 7 बर्फ के टुकड़े उसमें डाल देता है और देखते ही देखते बर्फ के टुकड़े पिघल जाते हैं और उसके अंदर के पत्ते उस खिचड़ी में घुल जाते हैं। बन गई। राकेश एक पतीले में सारी खिचड़ी रखकर जल्दी से गांव में ले जाता है और सीधा उन काकी के घर आता है। काकी अपने बेटे के बगल में बैठी थी और सिर पर पट्टी कर रही थी। काकी, लो बस 1 चम्मच ये खिचड़ी खिला दो और ये एकदम ठीक हो जाएगा। पर कैसे? अरे खिलाओ ना, मैं कह रहा हूँ ना, ये एकदम से ठीक हो जाएगा, देखना। काकी उस खिचड़ी को अपने बेटे को खिला देती है और देखते ही देखते उसका शरीर हिलने लगता है। अरे अरे, ये तो कमाल कर दिया बेटा तूने। मैं तो तेरे पाँव पड़ूं। अरे अरे, इसकी जरूरत नहीं है काकी। आप बस एक पतीले में ये खिचड़ी ले जाओ और जिनको भी जरूरत है उनको दे दो। अगर मैं अकेला गया तो वक्त लग जाएगा। ठीक है बेटा।
थोड़ी ही देर में राकेश उस प्रलय बीज को ढूंढकर उस पर उस जादुई खिचड़ी को डाल देता है और कुछ ही देर में वो बीज पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और अगला दिन चढ़ते चढ़ते सभी इंसानों और पशु पक्षियों के अंदर से उस प्रलय बीज का असर खत्म हो जाता है। कमला और राकेश बैठे बात कर रहे हैं। कमाल कर दिया। वैसे पत्ते तो यूं भी खिला सकते थे, तो खिचड़ी में मिलाकर क्यों? क्योंकि सिर्फ वो पत्ते जवाब नहीं था, वो पत्ते जब खिचड़ी में जाके मिले तब वो दवा बनी। ओह अच्छा अच्छा। जी हाँ बेटा जी। दादी, आज इस गांव को मैंने नहीं, आपने बचाया है। अगर मेरे साथ आपकी सीख नहीं होती तो अब तक तो ये पूरा का पूरा गांव खत्म ही हो चुका होता। धन्यवाद दादी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।